क्या आपको भी नीट फिजिक्स में डर लगता है? क्या आपको भी फिजिक्स बहुत मुश्किल लगता है और आप भी ये सोचते हैं कि अगर ये फिजिक्स नहीं होता तो मैं नीट में सिलेक्शन पक्का ले लेता? एक्चुअली फिजिक्स वो सब्जेक्ट है ना जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, लेकिन फिजिक्स भी वही सब्जेक्ट है ना जिससे ये पक्का होता है कि बच्चा का सिलेक्शन होगा या फिर वो रैंक लाएगा या फिर नहीं लाएगा। जनरली यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं फिजिक्स में कि वो फार्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन फार्मूला को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना नहीं सीख पाते। कॉन्सेप्ट समझते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना पाते, वो क्वेश्चन में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ऐसा स्ट्रेटेजी लाया हूँ जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा बोनस ट्रिक दूंगा जो जिससे तुम अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और मार्क्स और इम्प्रूव बना सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स। दिस इज विशाल मंडल, currently a first year MBBS student at AIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। फिजिक्स 11th और 12th के फिजिक्स एक्चुअली नीट में मतलब जनरली 12th के फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है, लगभग 51-52% का, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे पहले ना फिजिक्स को अच्छा करने के लिए ना अभी के लास्ट के दिनों में हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हाईली वेटेज टॉपिक कौन सा है। मतलब हाईली वेटेज टॉपिक मतलब वैसा टॉपिक जिसमें कम पढ़ के हम अच्छा शुरू कर सकते, क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वैसे तो तुम सुने होगे 80 और 20% रूल। 80% मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं 20% कॉन्सेप्ट और 20% चैप्टर को क्लियर करके। तो सबसे पहले तुम क्या करो, कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ, ठीक है, और लिखना शुरू करो। 11th के लिए मैं बता रहा हूँ फिजिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे मतलब उसी चैप्टर का तो दो क्वेश्चन तो रहेगा और उस चैप्टर से लिंक करके ना तुम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो उस यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। और यूनिट डायमेंशन में हमेशा याद रखना उसका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो पढ़ के, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गज तो पढ़ के ही जानो, उससे एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस को अच्छे से समझना ताकि तुम दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन कर पाओ। और दूसरा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ऐसा चैप्टर है कि जो इजीली अगर तुम पीवाईक्यू करोगे तो हो जाएगा। और ग्रेविटेशन से मतलब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट में, मतलब तुम अगर यहाँ ग्रेविटेशन अच्छा करते तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैट भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए ना भाई, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब फिर 12th का तो जल्दी जल्दी से लिखो। 12th का क्या कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे तो 4 से 5 सवाल आता है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है ना कि 3-4 सवाल आएगा और उससे तो गारंटी सवाल आएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर और न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन तो आने ही है। सबसे इजी चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें स्कोर करना भी बहुत आसान है। और फिर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चैप्टर का मैंने क्या क्या नाम बताया। 11th में यूनिट डायमेंशन, ग्रेविटेशन जिससे लिंक है इलेक्ट्रोस्टैट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लेना। 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। लेकिन भैया आपने नाम तो बता दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर का, इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए तुम अभी क्या करोगे, एक डिटेल्ड वन शॉर्ट लेक्चर देखोगे। वैसा वन शॉर्ट लेक्चर जिसमें कॉन्सेप्ट भी कवर कराया गया हो, फॉर्मूला भी बताया गया और फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी क्लियर कराया गया हो, ठीक है। ऐसा नहीं केवल लेक्चर है, ऐसा नहीं, उस ऐसा डिटेल लेक्चर ढूंढो जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो, क्वेश्चन भी हो, फॉर्मूला भी कराया गया। अभी मैं तुमको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। जब तुम वन शॉट लेक्चर देखने बैठो ना तो अभी तुमको क्वेश्चन आंसर लिखने का जरूरत नहीं है। अभी तुम क्या करो, डायरेक्ट उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दो। मतलब फॉर्मूला शीट साथ साथ में बनाने लगो और फॉर्मूला शीट, और एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट को लेकर चलेगा, उस क्वेश्चन को उसमें लिख दो और उस शॉर्ट नोट्स में क्लियर कर दो। इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मूला शीट भी रेडी हो जाएगा और तुम वो हाईली वेटेज टॉपिक को अच्छा भी कर जाओगे। और लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया। अब क्या, एक चीज तो भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नीट में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नीट में, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बायो वाले वीडियो में भी बताया, केमिस्ट्री वाले वीडियो में भी बताया, क्या है इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। हाँ, पीवाईक्यू। अगर तुम सारा वन शॉट लेक्चर, डिटेल लेक्चर देखने के बाद, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, उसका फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तुम अगर पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं ना सारा चैप्टर्स का अच्छे से, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने पीवाईक्यू है ना, तुम केवल पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लोगे ना तो उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको नीट में, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। इतने सारे पीवाईक्यू हैं तो पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही है। प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। इतना सारा करना है तुमको। और फार्मूला नोटबुक कैसे बनाना मैं बता, अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो वन शॉट लेक्चर देखते देखते फार्मूला शॉट बनाना। अच्छा, अब जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स है उसका क्या करना है, देखो मैं एक चीज़ अच्छा बताता हूँ।
तुमको अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, मैंने जितना भी चैप्टर बताया ना उसको भी तुम करके जाओगे ना 100, 120, 130 के आसपास कर ले जाओगे। लेकिन तुम्हें और बूस्ट करना है ना थोड़ा सा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम ना सारे चैप्टर्स के ना कम से कम फॉर्मूला तो माइंड में रखो। फॉर्मूला तो माइंड में रखो, मतलब अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम वो कर ले जाओ, समझ में आया। और यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर डायमेंशन एनालिसिस एकदम बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे तुम अच्छा कर ले जाओगे, समझ में आया। अब जैसे और एक दो टॉपिक होते हैं, जैसे सॉलिड जो है उसमें मतलब तुम कुछ कुछ फॉर्मूला ही याद कर लोगे तो उसी से तुम्हारा हो जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स वगैरह अगर तुम देख लो, ऑप्टिक्स में क्या होता है, अगर तुम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप अगर तुम फॉर्मूला ही याद कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, तो तुम फॉर्मूला से ही एक ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम सबका फॉर्मूला याद करो, उसी फॉर्मूला से देखना तुम, मतलब ऐसा करके जाओ कि अगर एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाए तो तुम फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सको, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर तुम इतना कर ले जाओगे ना, तो फिजिक्स में बहुत अच्छा अभी भी स्कोर कर सकते हो। देखो बहुत मेहनत करते हैं बच्चे शुरू से, लेकिन जो लास्ट में एकदम जी तोड़ मेहनत करता है ना, वो सिलेक्शन लेके चला जाता है। लास्ट का मंथ, लास्ट का 1-2 महीना ही डिसाइड करता है कि बच्चा का रैंक कितना आएगा, बच्चा का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस लास्ट महीने में मतलब जी जान लगा दो, पूरा मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कितना घंटा पढ़ना है वो सब काउंट नहीं करके पूरा मेहनत करो। और मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि मैं लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ऐसा बोनस ट्रिक दूंगा जिससे तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या कि बच्चे ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं अभी, तो मैं क्या बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, मैं कम से कम इतना जरूर बोलूँगा कि फिजिक्स का, एनसीईआरटी का, 11th और 12th दोनों का तुम पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी ये तो पढ़ के ही जाओ। मतलब जो लास्ट में था तुम एनसीईआरटी खोलना, कोई कोई तो खोले भी नहीं होगे कभी भी, एनसीईआरटी खोलना, लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है और समरी होता है, वो पढ़ के ही जाना। और मॉडर्न फिजिक्स का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ के जाना, मैटर का पढ़ के जाना, और पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी हर चैप्टर का पढ़ के जाना है। इस बार वो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वो समरी से ही था, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़ा, मैंने भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, लेकिन पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़ना, मैं तुमको बताता हूँ, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएगा ना वो पक्का तुम पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी से मैच कर सकते हो। और एनसीईआरटी में जितने ग्राफ दिए हुए हैं, उसको भी एक बार देख लेना है, एनसीईआरटी का ग्राफ, क्योंकि अगर ग्राफ से क्वेश्चन आया तो ऑप्शन बनेगा एनसीईआरटी का ग्राफ से और आंसर भी होगा एनसीईआरटी का ग्राफ से। इसलिए एनसीईआरटी में जितने ग्राफ बने हुए हैं, एनसीईआरटी का समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये सब करके जाओगे ना, तुम और इनहेंस करोगे, तुम्हारा मतलब मार्क्स और बूस्ट कर जाएगा। तो आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा मैंने जो जो बताया यहाँ पे, ठीक है। कि तुमको मैंने सारा बता दिया, कि मैंने जैसे बताया था पेन पेपर लेके बैठो, तुम शायद आई होप तुम लिख लिए होगे सारा चैप्टर्स का नाम, उससे क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसको वन शॉट डिटेल, वन शॉट लेक्चर देखना है, साथ साथ फार्मूला शीट बनाना है अगर अभी तक नहीं बनाए हो। और पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा जरूरी है, पीवाईक्यू करना ही करना है, केवल फार्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझ के उसमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करने सीखना है, ठीक है। और लास्ट में बोनस ट्रिक क्या दिया मैंने, कि पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी को पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी का जितना भी ग्राफ्स है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।